नाज़रीन मोहतरम, आपने पिछली किस्त में देखा कि खान अपने मतलब के लिए अजय साहनी कारपोरल को अपने जाल में किस तरह फांसता है और वो रडार का ब्लूप्रिंट हासिल करना चाहता है, लेकिन अजय साहनी उसे टालने की कोशिश करता है और खान उसका पीछा करते हुए उस रडार की हदूद में दाखिल होता है और उसका पांव तारों के गुच्छे में फंस जाता है। अब आगे देखिए। एक लम्हे के लिए तो खान का सारा वजूद ही साख्त होकर रह गया। तारों के ये गुच्छे एहतियातन रास्ते में फेंके गए थे। ये उसकी खुश किस्मती थी कि इन तारों पर बरकी रो अभी नहीं दुड़ाई गई थी, वगरना शायद उसे अपना अगला सांस लेना भी नसीब न होता। अभी तो उसकी पतलून का पांचा ही फटा था। अगर उसने चमड़े के बूट न पहने होते तो शायद अब तक उसका पांव भी कट चुका होता। कुछ खराशें उसके पांव पर जरूर आईं। अपना पांव खारदार गुच्छे से निकालकर कुछ देर तक तो वो चुपका बैठा रहा, फिर उठकर कदम आगे बढ़ाए। इसी दौरान रास्ते में 2-3 मर्तबा तारों के और गुच्छे भी आए, लेकिन अब वो मुहतात हो चुका था। जल्द ही इस बड़ी बड़ी घास के दरमियान उसे लकड़ी के पोल भी नजर आने लगे, जिन पर खारदार तारें लगी हुई थी। ये इस बात का सबूत था कि वो ऑपरेशनल एरिया में पहुंच चुका है। खारदार तारों के साथ साथ वो घूमता जा रहा था। एक जगह उसे खला नजर आ ही गया। अपने जिस्म को तोलता हुआ खान दूसरे हिला में अंदर पहुंच चुका था। वो अब घनी और ऊंची घास में सफर कर रहा था। घास पे ऊंचे ऊंचे दरख्त लगे हुए थे। इन दरख्तों के नजदीक पहुंचकर वो और ज्यादा मोहतात हो गया। एक ऐसे ही दरख्त के करीब से जैसे ही वो आगे निकला, अचानक ही जमीन ने उसके कदम थाम लिए। दरख्तों की ओर से अजदहा की तरह फन फैलाए अजय साहनी नमूदार हुआ था। अंधेरा गो के खासा फैल चुका था, लेकिन इतना भी नहीं कि खान को उसके हाथ में पकड़ा हुआ रिवाल्वर दिखाई न देता। उसके हाथ मशीनी अंदाज में ऊपर उठते चले गए। अजय को हैंड्स अप कहने का तकल्लुफ भी नहीं करना पड़ा था। चुपचाप जिधर से आए हो उधर ही वापस चलते रहो, अजय फुंकारा। एक मुस्कुराहट न चाहने के बावजूद खान के होंठों पर फैल गई। ये अमर उसके लिए बाइसे हैरत भी था और किसी हद तक बाइसे तस्कीन भी कि अजय ने अपनी आवाज बिल्कुल नीची रखी थी। शायद वो इस बात से खौफजदा था कि दूसरा कोई उनकी मौजूदगी वहां महसूस न कर ले। खान कदर पुरस्कून होकर घूमा और उस तरफ चलने लगा जिस सम से वो यहाँ पहुंचा था। अजय ने उसकी ओर अपने दरमियान कम अज कम 5-7 कदम का फासला रखा था। खान अगर चाहता तो इस फासले से बआसानी फायदा उठाकर उसे डाज कर सकता था, लेकिन वो भी इस खेल को खत्म नहीं करना चाहता था। मुसलसल भाग दौड़ ने इस पर झुंझलाहट भी तारी कर दी थी। दोनों बिल्ली की तरह दबे कदमों इंतहाई एहतियात से बगैर आवाज पैदा किए एक दूसरे के ताक़ुब में अब खेतों के वसी सिलसिले में पहुंच गए थे। ये जगह मुज़ाकरात के लिए महफूज जानकर खान ने चलते चलते हाथ गिरा दिए। हाथ उठाए रखो, अजय साहनी ने धमकी दी। देखो भैया, अव्वल तो मुसलसल उठाए रखने से मेरे बाजू ही थक गए हैं, और दूसरी बात ये कि तुम्हारा रिवाल्वर तो खाली है, या अगर लोड भी है तो तुम गोली नहीं चलाओगे। खान का लहजा खासा पुरज़म था और वो बाकायदा उसकी तरफ मुंह किए खड़ा था। किसी गलत फहमी में न रहना। कारपोरल अजय साहनी ने खुद को संभालना चाहा, लेकिन वो अभी तक अपने लहजे पर काबू न पा सका था। मैं कभी किसी गलत फहमी या खुश फहमी का शिकार नहीं रहा कारपोरल अजय साहनी। मेरी हैसियत गंदी नाली में रेंगने वाले कीड़े जैसी थी और आज लाखों में खिल रहा हूँ। तो इसकी वजह सिर्फ मेरे अंदाजे की दुरुस्तगी है। फिर तुम ये क्यों भूल गए कि अगर ये कोई जुर्म है तो मेरे साथ तुम भी इसमें बराबर के शरीक हो? ये तुम कैसे कह सकते हो? कारपोरल वाकई बुखला कर रह गया था। बेवकूफ, ये बात मत भूलो कि मैंने तुम्हारे साथ मुसलसल 24 घंटे गुजारे हैं और तुम्हारा कोई अफसर इस बात पर यकीन नहीं करेगा कि इस दौरान गलतफहमी में मुब्तला रहे हो और मुझे कोई शरीफ नागरिक समझते रहे। अजय के चेहरे पर बाकायदा हवाइयां उड़ने लगी थी। और शायद बेगुनाह ही मारे जाओगे। देखो, मुझे ब्लैकमेल मत करो। मैं तुम्हें हाँ तुम मुझे गिरफ्तार करवा के इनाम हासिल कर लोगे। मिस्टर अजय साहनी, मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली। बेवकूफ मत बनो, मतलब की बात करो। अपना हिस्सा लो और इस खेल से निकल जाओ। खान उसे सोचने का मौका देने के लिए भी तैयार नहीं था। देखो विजय भैया, मैं भी तुम्हें इसीलिए यहाँ लाया हूँ। मुझे तुम पर पहले ही रोज शक हो गया था। मैंने पूरे 2 साल आर्मोर ड्यूटी इंटेलिजेंस की है। आज मेरी छुट्टी थी और मैं जानबूझकर तुम्हें यहाँ लाया हूँ। बस ज्यादा चालाक न बनो।
खान के लहजे में न जाने ऐसा क्या कहर छुपा था कि हाथ में रिवॉल्वर होने के बावजूद अजय की रीढ़ की हड्डी में एक सनसनाहट सी दौड़ गई। मुझे सिर्फ अपने काम से गर्ज है। तुमने तो ये चाहा था कि मुझे बेवकूफ बनाकर मुझसे जान बख्शी का वादा करके रकम बटोर लोगे। रकम तुम्हें जरूर मिलेगी मिस्टर अजय, तुम्हारी तवक्का से भी ज्यादा, लेकिन यूं नहीं। खान ने दोबारा उसे डांट दिया। वो अजय के जहन पर हावी होता जा रहा था और उसे कुछ सोचने का मौका देने के लिए भी तैयार नहीं था। कैसे मिलेगी? अजय ने थूक निगलते हुए पूछा। काम करना होगा। तुम्हारे लिए यह मामूली काम है और काम भी आज और अभी करना होगा, क्योंकि मेरे पास आज के बाद शायद इस काम के लिए वक्त न हो। वो क्या काम है? अजय ने बामुश्किल ही दरियाफ्त किया। मुझे आज रात ही इस रेडार का ब्लू स्केच चाहिए। तुम जानते हो इस वक्त एडमंड्स के दफातर बंद है। जाओ और कोई एक स्केच ले आओ, इसी में तुम्हारा भला है। खान अब उसका बाकायदा हाकिम बन बैठा था। लेकिन अभी ये कैसे मुमकिन है? आज मेरी छुट्टी है। मैं कल, मिस्टर अजय, कल नाम काल का। तुम बच्चे नहीं हो, कोई भी बहाना कर सकते हो। देखो, परमात्मा के लिए कल तक का वक्त दे दो। मेरे लिए अभी यह नामुमकिन है। वो तकरीबन रूहानसा हो चला था। एक शर्त पर कल तक का वक्त दे सकता हूँ। खान ने कुछ सोचते हुए कहा। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। कल तक तुम्हारी सर्विस बुक मेरे पास रहेगी। खान के इस फिक्रे ने कारपोरल अजय साहनी को लर्जा कर ही रख दिया था। वो चंद दमे के लिए सोच में पड़ गया। ब्लू स्केच का हसूल उसके लिए बिल्कुल आसान था और किसी को कानो कान खबर भी न होती। फिर वो पैसों के लिए भी बावला हुआ जा रहा था और सबसे बढ़कर ये कि खान बुरी तरह उसके असाब पर सवार हो चुका था। वो जानता था कि सर्विस बुक को एक मिनट के लिए भी खुद से अलग करना कितना सकीन जुर्म है, लेकिन रोजाना कौन चेक करता है? उसने सोचा 8 घंटे ही की तो बात है। ठीक है, उसने हामी भर ली। खान ने अपना हाथ दूसरी डील के लिए उसकी तरफ बढ़ा दिया। अजय के हाथ की कपकपाहट वो अच्छी तरह महसूस कर सकता था। उसने रिवॉल्वर अब अपनी जेब में वापस रख लिया था और बैक पॉकेट से सर्विस बुक निकाल रहा था। कपकपाते हाथों से उसने सर्विस बुक खान की तरफ बढ़ा दी। खान ने एक सरसरी नजर उस पर डाली। हम यहाँ से अलग हो जाएंगे। तुम्हारी ड्यूटी 5 बजे ऑफ होती है। मैं 6 बजे से 6:30 बजे के दरमियान तुम्हें उसी बस स्टॉप पर मिलूंगा जहां हम पहली बर्तमा मिले थे। अजय साहनी ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि खान शब बखैर कहकर आगे बढ़ गया। अजय उसे बेबसी से जाते हुए देखता रहा। उसने कभी सोचा भी न था कि जख्मी चिड़िया की तरह वो खुद ही अपने फैलाए हुए जाल में फंस कर रह जाएगा। एक लम्हे का तवक्कुफ किए बगैर वो अपनी जगह से आगे बढ़ गया और अजय साहनी उसे जाते हुए देखता रहा। अंधेरे में चंद कदम दूर तक उसका हेरला नजर आता रहा, फिर वो तारीकी का हिस्सा बनकर कारपोरल की नजरों से ओझल हो गया। ये उसकी खुद एतमादी का कमाल था कि जिसने कारपोरल अजय साहनी के सारे खेल का पांसा ही पलट कर रख दिया था और वो इसके जाल में फंस गया था। अगर खान का वास्ता किसी मजबूत असाब के आदमी से पड़ा होता तो मामला उलट भी हो सकता था। सर्विस बुक अपने हाथ में लेने के बाद अगरचे खान मुतमिन हो चुका था, लेकिन एहतियात का दामन हाथ से छोड़ना तो जैसे उसने सीखा ही नहीं था। उसने अपनी तरबियत का एक एक सबक अजबर था। उसे बताया गया था कि हद से बड़ी हुई खुद एतमादी भी कभी कभी बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। अजय साहनी की नब्जें उसके हाथ में थीं, लेकिन उसने अपनी गिरफ्त हालात पर ढीली न होने दी। खेतों के बीचों बीच चलता वो अब सड़क के किनारे पहुंच चुका था। उसने चौकस बिल्ली की तरह सड़क का जायजा लेने के बाद उसे अबूर कर लिया और फिर खेतों के सिलसिले में चलने लगा। रास्ते में 3-4 देहात भी आए, लेकिन खान उन्हें नजरअंदाज करके आगे निकल गया। उसने दौरान तरबियत इतनी मश्क की थी, इस तरह मुसलसल 15-20 घंटे भी अगर वो चलता रहता तो उसे कोई फर्क न पड़ता। बिलाकर आधी रात के बाद वो थोड़ी देर सस्ताने के लिए एक ठिकाना ढूंढने में कामयाब हो ही चुका था। ये किसी खेत के दरमियान बनी हुई झोंपड़ी थी जो किसान अमूमन दिन में धूप से बचने या कुछ देर आराम करने के लिए बना लिया करते हैं। झोंपड़ी का उसने बड़े मोहतात अंदाजे से जायजा लिया और इस यकीन के बाद कि आसपास कोई नहीं है, वो अंदर बिछी खाट पर कमर सीधी करने को लेट गया। उसके बाजू से बंदी घड़ी की सुइयां रात के 2 बजने का ऐलान कर रही थी। सुबह 4 बजे तक उसने अपने आप से कहा और लेट गया। ये मश्क उसने अक्सर की थी, जिसकी मदद से वो एक खास वक्त पर बेदार होने में कामयाब हो जाता था। बमुश्किल 10-15 मिनट बाद ही वो नींद की देवी के बाजू में झूला झूल रहा था और ठीक 4 बजे उठा। झोंपड़ी के कोने में रखे हुए मिट्टी के घड़े से उसने पानी पिया, फिर वुजू करके वहीं नमाज अदा की। इस दियारे कुफर में गो के खुदा की याद उसे पहले से ज्यादा आने लगी थी, लेकिन इस रोज नवाफिल पढ़ते हुए जो रूहानी सुकून उसने महसूस किया वो उसे जिंदगी में इससे पहले कभी मुयस्सर न आया था। खुदा के हजूर बंदगी गुजारते हुए उसका जहन माजी की तरफ पलटा और उसे याद आ गया कि ये जमीन जिस पर वो आज छुप कर नमाज अदा कर रहा है कभी इसके अजदाद की आमाज गार रही थी।
یہ فضائیں اللہ کی وحدانیت کا درس صدیوں سے پڑتی چلی آ رہی تھی اور آج بھی یہاں کی مٹی سے شہیدوں کے لہو کی مہک اٹھ رہی تھی، صرف اس لیے کہ کفر قدے میں ایمان کی شمع روشن ہو جائے۔ ان کے لہو سے روشن ہونے والے چراغوں کی لو میں ہی آج عابد خان کو اپنی منزل تلاش کرنی تھی، اور جب وہ ذکر الہی سے فارغ ہو کر عازم سفر ہوا تو ایک ولولہ تازہ بھی اس کے ہمراہ تھا۔ وہ بھارتی کاؤنٹر انٹیلیجنس کو تسخیر کرنے کا عزم لے کر چلا تھا۔ صبح زندگی بیدار ہونے سے پہلے وہ سڑک کے کنارے پہنچ چکا تھا۔ جان بوجھ کر اس نے 2-3 بسیں گزر جانے دیں اور ان کے بعد آنے والی ایک بس میں سوار ہو کر وہ شہر پہنچ گیا۔ شہر کے آغاز ہی میں وہ اتر گیا تھا۔ ایک وشنو ڈھابے پر اس نے ڈٹ کر ناشتہ کیا اور 11 بجے تک کا وقت ایک سیرگاہ میں گزارنے کے بعد سینما ہال میں گھس گیا۔ دوپہر کا مختصر سا کھانا اس نے 4 بجے کھایا اور پیدل ہی اب اپنی RV جہاں جاسوس ملا کرتے ہیں کی طرف جا رہا تھا۔ احتیاطاً اس نے پچھلے 4-5 روز سے بڑی ہوئی داڑھی سے نجات حاصل کر لی تھی اور کلین شیپ ہونے کے بعد اب درمیانے درجے کا کوئی کلرک نظر آ رہا تھا۔ آنکھوں پر لگا چشمہ اس نے تھوڑی دیر پہلے ہی خریدا تھا، جس کے سفید شیشے بادی نظر میں یہی ثابت کرتے تھے کہ اس کی نظر بہت کمزور ہے۔ چہرے پر چھوٹی چھوٹی مونچھوں کی موجودگی اور نئی اینک نے اس کا حلیہ خاصا بدل دیا تھا۔ کارپورل کی آمد سے قریباً 1 گھنٹہ پہلے ہی وہ بس سٹاپ کے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ وہ یہاں بے مقصد ہی نہیں چلا آیا تھا، اسے اپنی تربیت کے مطابق اس بات کا جائزہ لینا تھا کہ اس کے لیے یہاں پہلے سے ہی کوئی جال تو نہیں بنایا گیا۔ اگر کارپورل اجے ساہنی کو اس نے بلیک میل کر کے پنسا لیا تھا تو یہ بھی ممکن تھا کہ وہ خود مشکوک ہو گیا ہو اور ایئر فورس والے اجے ساہنی ہی کی نگرانی نہ کر رہے ہوں۔ اجے ساہنی کے رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کو بھی اس نے نظر انداز نہیں کیا تھا۔ این ممکن تھا کہ اس نے انٹیلیجنس کو اصلیت سے آگاہ کر دیا ہو اور اب وہ لوگ اس کی آمد کے منتظر ہوں۔ 1 گھنٹے کی مسلسل جستجو کے بعد اسے یہاں فی الحال کوئی مشکوک شخص نظر نہیں آیا تھا۔ اب اس کی نظریں شہر کی طرف سے آنے والی بسوں پر لگی تھی۔ چند منٹ بعد ہی اس نے اجے کو ایک بس سے برآمد ہوتے دیکھا۔ اسے یہ دیکھ کر بڑی خوشگوار حیرت کا سامنا بھی کرنا پڑا کہ اجے نے سویلین کپڑے پہن رکھے تھے۔ پہلے اس کا دھیان تصویر کے منفی پہلو کی طرف گیا تھا، لیکن اسے جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ یہ اقدام اجے ساہنی نے حفظ ما تقدم کے طور پر ہی کیا تھا۔ خان خود ایسی جگہ کھڑا تھا جہاں سے وہ اجے کو نظر نہیں آ سکتا تھا۔ اجے بس سے اتر کر پیدل چلتا ہوا اس بس سٹاپ کی طرف آ رہا تھا جہاں سے اسے گاؤں جانے کے لیے سواری مل سکتی تھی اور جہاں اس نے وجے سے ملاقات کرنی تھی۔ بس سٹاپ کی طرف آتے ہوئے وہ چور نظروں سے چاروں اطراف کا جائزہ بھی لے رہا تھا۔ اس کی معمولی حرکت پر بھی خان کی کڑی نظریں تھیں۔ اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ کسی کو اشارہ کرے اور خان کی نظر میں نہ آ سکے۔ بس سٹاپ پر پہنچ کر وہ ایک قدرے ویران گوشے میں کھڑا ہو گیا۔ اجے ساہنی نے اب بے چینی سے گھڑی کو بار بار دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ قریباً 10 منٹ اسی طرح گزر گئے۔ اب کارپورل کی پریشانی بڑھنے لگی تھی۔ اس نے بس سٹاپ کے مختصر سے احاطے میں ٹہلنا بھی شروع کر دیا تھا۔ 10 منٹ کے بعد خان نے اپنے نزدیک سے گزرنے والے ایک سائیکل رکشہ کو رکنے کا اشارہ کیا اور اسے ایک منزل بتا کر سوار ہو گیا۔ اس نے سائیکل رکشہ والے سے کارپورل اجے ساہنی کے نزدیک پہنچنے پر اتنے اچانک بریک لگوائے تھے کہ اجے ساہنی کے علاوہ خود رکشہ والا بھی بوکھلا کر رہ گیا۔ اجے بھیا آؤ نا، ادھر آؤ۔ ارے کہاں گھوم رہے ہو؟ اس نے رکشہ میں بیٹھے بیٹھے آواز لگائی۔ اجے دم بخود رہ گیا، پھر اس کے نزدیک پہنچا۔ اس کے حواس ابھی تک بحال نہیں تھے۔ خان نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر قریباً کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ پہلی نظر میں تو اجے ساہنی اسے پہچان ہی نہیں پایا تھا۔ جیسے ہی وہ خان کے ساتھ بیٹھا، خان نے سائیکل رکشے والے کو جلدی جلدی چلنے کا حکم دیا اور اس کی ٹانگیں حرکت میں آ گئیں۔